हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलर्न। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एक नई एल्गोरिथम जिसका नाम है डिसीजन ट्री। एंड अब तक हम दो एल्गोरिथम को अच्छे से पढ़ चुके हैं मशीन लर्निंग के अंदर, जिसमें हमने फर्स्ट एल्गोरिथम पढ़ी थी लीनियर रिग्रेशन, जिसमें हम रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, जिसमें मैंने आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, मल्टी लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन के बारे में बताया था। उसके बाद हमने पढ़ी थी लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जिसमें बेसिकली हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। सो आई थिंक वो दोनों एल्गोरिथम आपको समझ आ गई होगी। सो आज हम पढ़ेंगे एक नई एल्गोरिथम। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिसीजन ट्री बेसिकली ये जो मशीन लर्निंग की हमारी थर्ड एल्गोरिथम है, एंड ये वाली एल्गो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये बेसिकली एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। सबसे पहले मैं इसकी एक डेफिनेशन रीड कर देता हूँ ताकि आपको इसका मीनिंग क्लियर हो जाए। इस वाली वीडियो में मैं आज आपको इसका इंट्यूशन समझाऊंगा, फिर हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी एक डेफिनेशन रीड करूँ तो मैंने लिखा है यहाँ पे, द डिसीजन ट्री एल्गोरिथम इज अ पॉपुलर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज फॉर बोथ क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क। देखो ये जो पहली लाइन है ना यहाँ पे, यूज फॉर बोथ क्लासिफिकेशन रिग्रेशन टास्क। अब तक आपने दो एल्गोरिथम पढ़ी थी अलग अलग, राइट। पहली एल्गोरिथम थी रिग्रेशन वाली के लिए, जिसमें आपने पढ़ी थी लीनियर रिग्रेशन, और क्लासिफिकेशन के लिए आपने पढ़ी थी लॉजिस्टिक रिग्रेशन। बट जो डिसीजन ट्री वाली एल्गोरिथम है, ये दोनों को हैंडल करती है, आइदर क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। ठीक है, तो पहली लाइन आपको समझ आ गई होगी। मैं दूसरी लाइन को रीड करता हूँ। इट इज अ ट्री लाइक मॉडल। बेसिकली इसमें हम ट्री बनाएंगे, वही मैं आपको हर एक चीज को बताऊंगा। ठीक है, दैट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन फीचर वैल्यू। और जहाँ पे हम डिसीजन लेंगे, ठीक है, ट्री बनाएंगे भी, मैं आपको हर एक चीज को बताऊंगा अच्छे से। वेर ईच नोड, क्योंकि एक ट्री होगा तो उसकी एक नोड भी होगी, राइट। जैसे आपने सुना होगा कभी डीएसए के अंदर, राइट, जब आप ट्रीज एंड ग्राफ्स वाले टॉपिक पढ़ते हो तो वहां भी हमारे पास एक रूट नोड होती है, राइट। फिर आप फर्दर उसको स्प्लिट करते हो, उसके चाइल्ड नोड होते हैं। कुछ इसी तरीके से यहाँ पे भी हम देखेंगे। वेर ईच इंटरनल नोड रिप्रेजेंट अ फीचर, ठीक है, एंड ब्रांच रिप्रेजेंट अ डिसीजन रूल। तो मैं ये लाइन अंडरलाइन कर देता हूँ एक बार। where each internal node represent a feature and each branch represent a decision rule। जहाँ पे हर एक ब्रांच क्या बताएगी आपको, डिसीजन रूल के बारे में बताएगी, ठीक है, ताकि हम डिसीजन ले सकें। एंड ईच लीफ नोड रिप्रेजेंट द आउटकम और प्रेडिक्शन। और लीफ नोड क्या बताएगी आपको, आउटकम। बेसिकली हमें जब फाइनल आउटकम बताना होगा, राइट। तो मैं हर एक चीज को आपको बहुत इजी में एक्सप्लेन करूंगा। ये सब टॉपिक्स देखेंगे आज, तो आपको एक मीनिंग समझ आ गया होगा डिसीजन ट्री का क्या मतलब है। ठीक है, तो डिसीजन ट्री जो हमारी एल्गोरिथम है मशीन लर्निंग के अंदर, ये बेसिकली सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। ठीक है, एंड ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, और इसके अंदर हम दोनों को हैंडल करते हैं, आइदर अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम और रिग्रेशन प्रॉब्लम, राइट। तो इसमें बेसिकली हम ट्री बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं ना आपको समझा देता हूँ इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसके ना दो टाइप्स होते हैं, ये तो आपने यहाँ से देख ही लिया। तो अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूँ, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिसीजन ट्री। देखो, जिसका पहला टाइप होता है, नंबर वन, वो होता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ट्रीज। क्लासिफिकेशन ट्रीज, ठीक है, जो बेसिकली सॉल्व करेगा क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, राइट। और इसको ये भी बोलते हैं हम डिसीजन ट्री क्लासीफायर, या फिर इसका दूसरा नाम होता है डिसीजन ट्री क्लासीफायर। अब आपको पता है यहाँ पे क्लास जैसे होगी, एक से ज्यादा क्लास हो सकते हैं, राइट। क्योंकि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, क्लासेस का मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपका वो आउटपुट फीचर होगा, राइट, उसमें जो वो बेसिकली कैटेगोरिकल फीचर होगा, उसमें जो जैसे जो उसकी वैल्यूज होगी उसको हम बोलते हैं क्लासेस। जैसे येस और नो है तो दो क्लासेस हैं, तो इस केस में क्या बोल सकते हैं,
एक एग्जांपल ले लेते हैं वो ईमेल स्पैम वाला, राइट। ठीक है, कि ईमेल हम ले सकते हैं कि प्रिडिक्टिंग वेदर एन ईमेल इज स्पैम और नॉट। इसका मैं एग्जांपल भी आपको एक बार बता देता हूँ। सो प्रिडिक्टिंग, ठीक है, इसको सही कर लेते हैं एक बार। मैं हर एक लाइन को बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। तो प्रिडिक्टिंग वेदर एन ईमेल इज स्पैम और नॉट, ठीक है। तो जो चीज आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में पढ़ी थी, वो सब चीज हम इस वाली एल्गो से भी सॉल्व कर सकते हैं, इनकी बेसिक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और जो सेकंड वाली होती है वो है हमारे पास, उसका क्या नाम है, क्योंकि रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो रिग्रेशन ट्रीज। कि दो टाइप के इसमें ट्रीज बनते हैं, रिग्रेशन ट्रीज। इसका भी दूसरा नाम क्या होता है, डिसीजन ट्री रिग्रेसर। डिसीजन ट्री रिग्रेसर, ठीक है। अच्छा, इसमें बेसिकली क्या होगा आपको पता होगा। इसमें रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, हम प्रिडिक्ट करते हैं वो कंटिन्यूस वैल्यू, राइट। कि जो आउटपुट फीचर होगा उसकी कैसी वैल्यूज होगी, कंटिन्यूस वैल्यूज होगी, राइट। ये सब आपको पता है। एग्जाम्पल अगर मैं इसको बताऊं, सो बेसिकली वी कैन प्रिडिक्ट द प्राइस ऑफ द हाउस बेस्ड ऑन इट्स फीचर, राइट। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रिडिक्टिंग द प्राइस ऑफ द हाउस बेस्ड ऑन इट्स फीचर, राइट। ठीक है, तो एक मैंने बेसिक सी आपको एक्सप्लेन कर दिया इसका बेसिक, बट ये तो आप सबने पढ़ा हुआ है, राइट। कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम क्या होती है, राइट। उसमें बेसिकली जो उसका आउटपुट फीचर होता है वो कैटेगोरिकल होता है, राइट। उसमें क्लासेस होती है, उसकी वैल्यू क्लासेस बोलते हैं। रिग्रेशन में बेसिकली हम रिग्रेशन प्रॉब्लम सोल्व करते हैं कि उसका जो आउटपुट फीचर होता है वो बेसिकली एक हमें कंटिन्यूस वैल्यू प्रिडिक्ट करनी होती है। ये सब आप पढ़ चुके हो, राइट। बट मैंने यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि आप कंफ्यूज ना होना, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन ट्री रिग्रेसर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अगर आपको इस तरह से कभी आपको ये वर्ड सुनते हो आप, कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो दो डिसीजन ट्रीज होते हैं हमारे पास, क्लासिफिकेशन ट्री, उसका दूसरा नाम होता है डिसीजन ट्री क्लासिफायर। एक होता है हमारे पास डिसीजन ट्री रिग्रेसर, जिसमें रिग्रेशन ट्रीज होते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे, चलो भाई ये सब मीनिंग तो मेरे को पता है, बट मेन क्या है इसमें, ट्रीज ट्रीज का समझना, कि वो ट्रीज होते क्या है, ठीक है। ऊपर से तो मेरे को ये समझ आ गया कि हाँ, ट्री में एक नोड होगी, उसको हम फर्दर, ठीक है, उसकी चाइल्ड नोड होगी। इस तरह से आप समझ सकते हो ट्री को। ठीक है, अब मैं आपको ट्री के बारे में बताता हूँ। देखो, जो ट्रीज होते हैं ना, आपने सबने देखा होगा, लेट्स सपोज ये ट्रीज है, राइट। तो ये मेरा पेरेंट नोड हो गया, इसकी दो चाइल्ड हो सकते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है। लेट्स सपोज ये पेरेंट था, इसके चाइल्ड C1 और C2। एक ट्री ऐसे हो सकता है, ठीक है। या फिर ट्री ऐसे भी हो सकता है, ये पेरेंट है, ठीक है, ये इसके चाइल्ड है। क्लियर है, ये पेरेंट हो गया, ये चाइल्ड C1, C2, C3, कुछ इसी तरीके से हम देखेंगे। क्लियर, राइट। तो अब मैं आता हूँ मेन टॉपिक पे। ये तो सिर्फ इसका एक ओवरव्यू था, जिसमें मैंने आपको लाइन बाय लाइन वो डेफिनेशन से एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आता हूँ इसके मेन टॉपिक पे, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आगे जाके जब हम इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम आप पढ़ रहे होंगे, एक्जीबूस्ट के बारे में, ग्रेडियंट बूस्ट के बारे में, रैंडम फॉरेस्ट फायर, ठीक है। ये जो एल्गोरिथम है ना, ये इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से समझना होगा। सो फर्दर अगर मैं बात करूं डिसीजन ट्री क्लासीफायर की, ये भी इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, मैं वो लिख देता हूँ। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ इसी के अंदर ही। देखो, अगर एक पेरेंट के दो नोड होते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी ट्री।
जैसे बाइनरी में मैंने आपको बताया था ना, बाइनरी क्लासिफिकेशन में 0 1 होती थी, राइट? वहाँ पे 2 वैल्यूज थी, तो उसको हम बोलते थे बाइनरी क्लासिफिकेशन। सिमिलरली अगर एक ट्री में जैसे एक पेरेंट नोड की 2 नोड है, लेकिन 2 चाइल्ड है, लेकिन 2 चाइल्ड होंगे, तो आप समझ जाओ अगर एक नोड के 2 चाइल्ड हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बाइनरी ट्री। अगर एक पेरेंट के मल्टीपल नोड्स, सॉरी, मल्टीपल चाइल्ड्स हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी ट्री। ये भी आपकी हेल्प करेगा काफी। ठीक है, क्लियर? समझ आ रहा है यहाँ से? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आपको एक चीज बता रहा था कि डिसीजन ट्री क्लासीफायर के बारे में। डिसीजन ट्री क्लासीफायर, तो अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं, तो यहाँ पे सबसे पहला टाइप आता है इसका ID3, ठीक है। दूसरा टाइप आता है इसका कार्ट, और भी इसके टाइप्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसका मीनिंग क्या क्या है, क्योंकि आगे जाके मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, जो एल्गोरिथम आप देख पढ़ोगे, वो यहीं से आपका एक बेस होगा, क्योंकि जब आगे आप एल्गोरिथम देखोगे ना, तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम होगी, और वो तो इंटरव्यू में पूछते ही पूछते हैं, ठीक है। थर्ड होती है हमारे पास, इसी के फर्दर टाइप बता रहा हूँ, रैंडम फॉरेस्ट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रैंडम फॉरेस्ट। फोर्थ आती है हमारे पास ग्रेडियंट बूस्टेड, ग्रेडियंट बूस्टेड ट्री, इसको बोलते हैं GBT, ठीक है। फिफ्थ होती है हमारे पास एक्जीबूस्ट, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग। ठीक है, तो ये सब तो मैंने आपको बताया, बट मेन जो है ना, देखो ये जो तीन है ना, ये तीन आप आने वाली वीडियोस में देखोगे, वो इन, ठीक है, बट ये आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अभी जो मैं आपको बताऊंगा ना, ये सिर्फ दो टाइप ही इसके एक्सप्लेन करूंगा, ID3 और कार्ड। ये मैंने बता दिया कि क्योंकि मैंने बताया ना, वीडियोस में जब आएगी तो आप ये एल्गोरिथम भी वहां देख रहे होंगे, रैंडम फॉरेस्ट और ग्रेडियंट बूस्टिंग ट्रीज और एक्जीबूस्ट, ठीक है। तो फर्दर मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये डिसीजन ट्री के क्लासिफायर के टाइप्स हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो सबसे पहले मैं कार्ड बताता हूँ। कार्ड का क्या मतलब होता है? देखो, सी से क्या मतलब हो सकता है, आर से क्या मतलब हो सकता है। सी का मतलब क्लासिफिकेशन, आर का मतलब रिग्रेशन, और ए का, टी का मतलब ट्रीज, एक मतलब एन। बहुत सिंपल। अब आपको समझ भी आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, राइट? तो बेसिकली क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्रीज, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। और ID3 क्या होता है? ID3 का मतलब होता है आइटरेटिव डाइकोटोमाइजर, और अजीब सा वर्ड है ये, आइटरेटिव डाइकोटोमाइजर 3 बोलते हैं इसमें, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कार्ड के बारे में, तो आप ये देख रहे होंगे कार्ड में भी जो डिसीजन ट्री की क्लासिफिकेशन टाइप है, ये भी क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन ट्रीज का फुल नेम है। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन टास्क को सॉल्व करता होगा। पहली बात आपके माइंड में आ गई होगी, राइट? क्लियर? ये जो मैं अब जो नंबर 1 है हमारे पास आइटरेटिव डाइकोटोमाइजर, इसका क्या मतलब है? तो बेसिकली ये भी हमारी एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को ही रिजोल्व करता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एंड ये क्लासिक डिसीजन ट्री एक एल्गोरिथम है बेसिकली फॉर सॉल्विंग क्लासिफिकेशन टास्क। इसको मैं ना आप एक्सप्लेन कर देता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन ट्री, देन आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो ID3 में ना, जो क्लासिक वाली है हमारे पास ID3, ठीक है। देखो इसका अगर हम ट्री बनाते हैं ना, यहाँ से समझो आप, यहाँ से आपको इजी वे में समझ आ जाएगा। तो बेसिकली ये क्या बोलता है कि यहाँ पे भाई बाइनरी ट्री नहीं होगा,
यहाँ पे क्या होगा, मल्टी ट्री होगा, अब ये समझो। ठीक है, फर्दर हम इसको यहाँ करेंगे एक्सपेंड। फर्दर हमने इसको स्प्लिट कर दिया। ठीक है, थ्री का मतलब ही तो यही है। अब आपको थ्री का मीनिंग समझ आ गया होगा भाई यहाँ पे थ्री क्यों लिखा है। क्योंकि यहाँ पे थ्री इसलिए लिखा है कि यहाँ पे जो नोड होंगे ना उसके तीन चाइल्ड होंगे। ठीक है, तभी यहाँ पे बोल रहे हैं आइटरेटिव डाइकोटोमाइजर। ठीक है, और थ्री। क्लियर। लेकिन जो कार्ड है, कार्ड का हमेशा जो ट्री बनेगा ना वो एक बाइनरी ट्री बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा, बाइनरी ट्री बनेगा। बाइनरी ट्री का मतलब एक पैरेंट नोड होगा, बाकी दो उसके चाइल्ड होंगे। ठीक है, फर्दर स्प्लिट करोगे इसको आप। क्लियर। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, मैंने बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ एक बार। तो हमारे पास जो डिसीजन ट्री वाली एल्गोरिथम होती है, ये बेसिकली एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन टास्क को सॉल्व करती है। और इसमें बेसिकली हम ट्री बनाते हैं और ट्री बना के हम डिसीजन लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम नोड को डिवाइड करते हैं चाइल्ड में। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि इंटरनल नोड हो गया, राइट, इसको पेरेंट भी बोलते हैं, इंटरनल नोड बोलते हैं, इसके फर्दर चाइल्ड्स होते हैं। ठीक है, और जो इसमें एक लीफ नोड होती है उसी से हम फाइनल आउटकम लेते हैं। मैं बताऊंगा लीफ नोड क्या होती है। अभी आप सिर्फ ये समझो, लीफ नोड वो मतलब, लीफ नोड का मतलब वो हो गया नोड, ऐसी नोड जो जिसको हम फर्दर स्प्लिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर। इसके बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है इसका क्लासिफिकेशन ट्री, जिसका नाम होता है डिसीजन ट्री क्लासिफायर, जिसमें बेसिक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। दूसरा होता है रिग्रेशन ट्री, यानी कि डिसीजन ट्री क्लासिफ रिग्रेशन, जिसमें बेसिकली हम रिग्रेशन प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। अगर एक पेरेंट के दो चाइल्ड है उसको बोलते हैं बाइनरी ट्री। अगर एक से दो से ज्यादा है तो उसे बोलते हैं मल्टी ट्री। फर्दर अगर मैं डिसीजन ट्री क्लासिफायर की बात करूँ तो इसके भी कुछ टाइप मैंने बताया, ID3, कार्ट, रैंडम फॉरेस्ट, ग्रेडियंट बूस्ट, इंक्रीज, एक्जी बूस्ट। ठीक है, ये अलग से एक एल्गोरिथम है तो ये हम बाद में देखेंगे, बट मैं आपको बताता ID3। ID3 बेसिक क्लासिफिक, ये भी क्लासिक डिसीजन ट्री एल्गोरिथम है। इसके अंदर करते क्या, हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे एक पेरेंट की तीन नोड होगी, तभी इसको आइटरेटिव डाइकोटोमाइजर बोलते हैं थ्री। ठीक है, कार्ड का मतलब क्या होता है, वो बेसिकली बाइनरी ट्री वाली होती है और जहाँ पे हम क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन टास्क को सोल्व करते हैं। ऑल राइट, ये आपको इसका समझ आ गया होगा मीनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम वो डिसीजन ट्री बनाते कैसे हैं। ठीक है भाई, डेफिनेशन में आपने एक लाइन और भी तो देखी थी कि आप डिसीजन ट्री बना के ही तो डिसीजन लेते हो। इट्स अ ट्री लाइक मॉडल दैट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन वैल्यू, फीचर वैल्यू, राइट। अब वो डिसीजन ट्री बनाते कैसे हैं, देख लो। मैं पूरी चीजें आपको हर एक चीज डेफिनेशन से एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत सिंपल वे में, राइट। क्योंकि आज तो हम इसका पूरा इंट्यूशन पार्ट ही देखेंगे। कल मैं आपको बताऊंगा इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। मैंने पहले भी बताया था पिछली दो वीडियोस में भी, सॉरी पिछली दो एल्गोरिथम के अंदर भी, कि भाई एसक्यूएल से इम्प्लीमेंटेशन तो आपने देख लिया कितना इजी है, राइट। आपने लीनियर रिग्रेशन में भी देखा, आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी देखा। इम्प्लीमेंटेशन तो काफी ज्यादा इजी होता है, बट मेन होता है इसका इंट्यूशन समझना। क्योंकि एट दी एंड आपको बिजनेस केस प्रॉब्लम को सोल्व करना, राइट, तो आपको इंट्यूशन समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता कि वो डिसीजन ट्री बनाते कैसे। तो इसको हम एक सिंपल सी ना जनरल स्टेटमेंट लेते हैं प्रॉब्लम। जैसे मैंने आपको, जब हमने पाइथन की क्लासेस में मैंने आपको बताया था नेस्टेड इफ। ठीक है, यानी कि इफ के अंदर इफ स्टेटमेंट एलिफ लिखते थे। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। लेट सपोज मैंने ले ली किसी की एज है, लेट सपोज मैंने कहा किसी की एज लेट सपोज 14 है, 14 ईयर्स, राइट। क्लियर। अब यहाँ पे मैंने एक बेसिकली स्टेटमेंट बना रहा हूँ, क्या चीज, मैंने कहा अगर इफ, अगर उसकी एज जो है 15 से कम या 15 के इक्वल होती है तो प्रिंट कर दो कि वो एक स्कूल का स्टूडेंट होगा। ठीक है, यानी कि वो स्कूल जाता होगा, इस तरह से आप समझ सकते हो। एलिफ, एलिफ के अंदर लगाएंगे उसकी जो एज है 15 से तो ज्यादा होती है, एंड उसकी जो एज है 21 से कम होती है, इसके इक्वल होती है। तो प्रिंट कर दो यहाँ पे कि वो कॉलेज स्टूडेंट होगा। फर्दर हमारे पास एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट होगी इनकी एल्स वाली, एल्स वाली लगाएंगे।
प्रिंट कर देंगे कि भाई वो वर्किंग प्रोफेशनल है। ठीक है, तो मैं बेसिकली जनरल प्रॉब्लम जनरल प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले रहा हूँ। ठीक है, और इससे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डिसीजन ट्री बनते कैसे हैं, क्योंकि डिसीजन ट्री एल्गोरिथम के अंदर भी ना हम बेसिकली जो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम है इसमें वो डिसीजन ट्री ही बनाते हैं और उसी के बेस पे डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, सो देखो, ये मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। तो मैंने एक सिंपल क्या लिया, मैंने एक एज पैरामीटर ले लिया। मैंने बोला कि अगर उसकी एज 15 से कम होती है, ठीक है, या इक्वल होते हैं, तो वो स्कूल जाएगा। ठीक है, अगर एलिफ लगाएंगे फिर 15 से तो ज्यादा होती है लेकिन 21 से कम या इक्वल होती है तो वो कॉलेज, एल्स में क्या होगा, वर्किंग होगा। ठीक है, अब अगर मेरे को उसको डिसीजन ट्री में बनाना हो तो देखो डिसीजन ट्री में इसको कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल। सबसे पहले एक पेरेंट नोड होगी, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली इसकी यहाँ पे वो एज को हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि पहली एज है ना, एज 15 से कम होनी चाहिए या फिर 15 के इक्वल होनी चाहिए। तो अब देखो इसके दो पेरेंट, दो नोड बनेंगे यहाँ पे, दो चाइल्ड बनेंगे इसके। ठीक है भाई, एक में तो होगा यस, लेट सपोज, एक में होगा नो, क्योंकि दो स्टेटमेंट हो सकते, दो कंडीशन हो सकती है, या तो उसकी एज 15 से कम होगी या 15 से ज्यादा होगी। 15 से कम है तो ऑब्वियसली हो जाएगा यस के अंदर, 15 से ज्यादा है तो हो जाएगा नो के अंदर। ठीक है, अब देखो 15 से कम है तो फर्दर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये स्कूल, ठीक है, और ये वाला लीफ में कुछ नहीं आएगा यहाँ पे चाइल्ड में। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखो, मैंने बोला एज जिसकी 15 से कम है। अब इसमें दो कंडीशन होगी, यस और नो, राइट, क्लियर। अब 15 से कम है इट मींस वो स्कूल ज्यादा होगा, यानी कि यस वाली कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, अब फर्दर यहाँ पे हम चेक करेंगे, यानी कि नो वाली देखेंगे। ठीक है, अब नो वाली में क्या होगा, यहाँ पे फिर से एक कंडीशन चेक होगी, इट मींस अगर उसकी एज 15 से कम थी तभी तो स्कूल यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब हमारे पास और भी तो कंडीशन है एलिफ वाली, यानी कि अब उसकी एज 15 से तो ज्यादा है एंड एज जो है इसकी 21 से कम है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब यहाँ भी फर्दर दो बार स्प्लिट होगा। ठीक है, यहाँ भी दो बार स्प्लिट होगा। अगर भाई या तो यस में जाएगा या नो में जाएगा, तो लेट्स सपोज ये यस में जाता है, ये नो में जाता है। अब देखो 15 से कम है और 21 से, 15 से ज्यादा है और 21 से कम है, यस वाली ट्रू होगी, तो इट मीन्स वो जाएगा कॉलेज। क्लियर। अगर ये ट्रू नहीं होती, फॉल्स में जाता है, तो फिर वो डिफॉल्ट वाली चली जाएगी, एल्स वाली, फिर वो होगा वर्किंग प्रोफेशनल। क्लियर। तो इस तरह से ये डिसीजन ट्री बनती है, तो सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया, इस तरह से हम बनाएंगे डिसीजन ट्री को। क्लियर, आई थिंक ये आप इस वाले एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा कि डिसीजन ट्री बनते कैसे। देख रहे हो ना, डिसीजन ट्री को हम कितनी सिंपल वे में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, राइट, और ये मैं बाइनरी ट्री बना रहा हूँ। क्लियर। अब हम चलते हैं, एक डेटा सेट ले लेते हैं, तब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक डेटा सेट ले लेता हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट होता है, बट ये थ्योरी पार्ट समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तभी आपको चीजें भी समझ आएगी। तो देख रहे होंगे यहाँ पे बेसिकली मैंने एक डेटा सेट ले लिया है, और इस डेटा सेट के अंदर बेसिकली मेरे को प्रिडिक्ट करना है, लाइक प्ले टेनिस और नॉट। आप देख रहे हो ना कि यहाँ पे टेनिस, ये हमारा बेसिकली आउटपुट फीचर है कैटेगोरिकली, तो ये कैसी होगी, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। आपको अब तो आप देखते ही समझ जाते होंगे कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है या फिर एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो इस डेटा सेट के अंदर आपको क्या प्रिडिक्ट करना है, प्रिडिक्ट प्ले टेनिस और नॉट। ठीक है, सॉरी, प्ले टेनिस और नॉट। एक बार आप डेटा सेट को देख लो। तो डेटा सेट के अंदर हमारे पास फीचर्स है, आउटलुक, टेम्परेचर,
ह्यूमिडिटी, विंड, और ये मेरा हो जाएगा प्ले टेनिस आउटपुट फीचर। तो 4 मेरे पास इंडिपेंडेंट फीचर है, एक मेरे पे डिपेंडेंट फीचर है। तो अगर मैं आउटलुक की बात करूं तो इसमें मेरे पास क्या क्या क्लासेस हैं, मतलब क्या क्या वैल्यूज है बोल सकते हो। सनी है, ओवरकास्ट है, रेनी है, ठीक है, ये ऐसी रिपीट हो रही है। टेम्परेचर में मेरे पास है हॉट, माइल्ड और कोल्ड। ह्यूमिडिटी में मेरे पास है हाई, नॉर्मल, ठीक है, दो यहाँ पे है। विंड में है वीक, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इस तरह से। और प्ले टाइम में यस और नो। करेक्ट। इस तरह से आपको डेटा सेट दिया जाएगा। अब ये आपको सॉल्व करना है डिसीजन ट्री से, और ये बेसिकली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है जिसमें हमें प्रिडिक्ट करना है कि प्ले टेनिस खेल पाओगे या नहीं। ओके। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि भाई हमें जिसको पेरेंट नोड बनाना है, कि जिसको हमें स्प्लिट करना है, सबसे पहले वो हमें फीचर सेलेक्ट करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे यार यहाँ पे तो हमारे पास 4 फीचर हैं, आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, ठीक है। अब किस तरह में फीचर को सिलेक्ट करना है, सबसे पहला आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए, राइट। सो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अभी के लिए ना यहाँ पे एक फीचर ले रहा हूँ, आउटलुक, ठीक है। अभी मैं आप बताऊंगा क्यों मैंने आउटलुक लिया, ठीक है, मैंने ये वाले टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड क्यों नहीं लिया। क्लियर। तो अभी के लिए आप मान लो कि सिर्फ मैं आउटलुक से ही आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे बेसिकली 3 आप देख पा रहे होंगे, 3 इसकी क्लासेस हैं, सनी, ओवरकास्ट और रेनी। क्लियर। तो देखो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने आउटलुक क्यों चूज किया, राइट। इसके पीछे भी एक टेक्निक है, बट मेन है, पहले मैं आपको उसको कंसेप्ट समझा देता हूँ। तो अभी देखो, क्योंकि अभी मैं आपको डिसीजन ट्री बनाना सिखा रहा हूँ। तो देखो डिसीजन ट्री में सबसे लेट्स सपोज मैंने आउटलुक ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आउटलुक, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, या फर्दर इसे स्प्लिट कर देते हैं। तो पहले लिख देता हूँ मैं आउटलुक ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि भाई इसकी तो 3 क्लासेस हैं, तो यानी कि 3 चाइल्ड बनेंगे यहाँ पे, ठीक। क्लियर। चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 एंड चाइल्ड 3। इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, क्योंकि ये थोड़े से, ठीक है। तो ये बनेगा चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 एंड चाइल्ड 3। यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ये बाइनरी तो नहीं होगा, ये मल्टी ट्रीज होगा, राइट। अब देखो क्या क्या वैल्यूज है मेरे पे। सनी है एक तो, ठीक है। एक मेरे पे ओवरकास्ट, और एक है मेरे पे रेनी, ठीक है। क्लियर। ठीक है। तो मैंने क्या कर रहा हूँ, अब मैंने डिसीजन ट्री को स्प्लिट, डिसीजन ट्री बना रहा हूँ, और मैंने जो मेरा पैरेंट नोड थी, राइट, उससे मैंने स्प्लिट कर लिया, क्योंकि उसकी 3 वैल्यू थी, राइट, तो 3 बार स्प्लिट होगा यहाँ पे। अब देखो, अब हमें सबसे पहले क्या चेक करना होता है इसके अंदर। अब हमें सबसे पहले ना, जब हम स्प्लिट कर रहे हैं, हमें यहाँ पे इसका प्योरिटी लेवल चेक करना होता है। प्योरिटी चेक होता है स्टेप नंबर 1, ठीक है। अब प्योरिटी कैसे चेक करेंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले आप देखो सनी के केस में कितनी बार सनी यस आया है और कितनी बार नो आया है, ठीक है। तो टोटल मैं अगर बताऊं, तो टोटल अगर इसको काउंट करो ना, ठीक है, टोटल आप एक बार देखो कितनी, पहले आप आउटलुक में चेक कर लो कितनी बार यस है कितनी बार नो है, ठीक है। तो अगर मैं आउटलुक में बताऊं आपको, एक बार देख लेते हैं यस, तो टोटल कितने होंगे, ठीक है। तो एक बार यस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एक बार यस यहाँ पे आ रहा है, नहीं ये तो वेनी के केस में आ रहा है, ठीक। ठीक है, आउटलुक देखो, जहां जहां आउटलुक रहेगा ना उस हिसाब से यस देखो, यस कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एक बार यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल सही। सॉरी सॉरी, मैं सही बात कर रहा था, पहले मैं आपको पैरा नोट से बता दूं ना, पहले पैरा नोट से देखो, जहां जहां यस आ रहा है सिर्फ वो वाली देखो। प्ले टेनिस में एक यस यहाँ पे आ रहा है, तो 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है। इट मीन्स 9 बार तो यस आ रहा है, ठीक है। और बच्चे कितने, 1 2, ओके, 3 4, और ये बचेंगे 5, ठीक है। 2 3 4 और 5, बिल्कुल सही, ठीक है। तो 5 बार नो आ जा रहा है, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। पहले मैं पैरेंट नोट में देख रहा हूँ कितनी बार यस आ रहा है कितनी बार नो आ रहा है, राइट।
तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो 9 बार आया यहाँ पे यस और 5 बार आया यहाँ पे नो। ठीक, तो ये हो गया मेरा आउटलुक वाले का, यानी कि पेरेंट नोड का। अब सिमिलरली ठीक है, सिमिलरली मेरे को, क्योंकि यहाँ पे मेरा फर्स्ट स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप मेरे को क्या है यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप मेरे को जब भी मैं डिसीजन ट्री बनाता हूँ ना और फर्दर मैं उसको स्प्लिट करता हूँ, क्योंकि मेरे को ये आगे ये भी देखना होगा ना कि स्प्लिट तो करना है राइट, और मेरे को एक लीफ नोड भी चाहिए जहाँ पे मैं फाइनल आउटपुट को प्रिडिक्ट कर सकूँ। तो पहला स्टेप जो होता है ना, ये होता है पीओटी चेक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपने डिसीजन ट्री तो बना लिया और उसको 3 पार्ट में स्प्लिट भी कर लिया राइट। अब फर्दर स्प्लिट कैसे होगा, पीओटी चेक से होगा। ठीक है, इसको सही कर देते हैं एक बार। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा ये। ठीक है, मैं भी लिख देता हूँ पीओटी चेक। अब देखो, आउटलुक में समझ आ गया। सिमिलरली अब सनी में देखो सबसे पहले। अब सिमिलरली अब सनी में देखोगे तो यहाँ पे कितनी बार यस आ रहा है। सनी के केस में यस आ रहा है बेसिकली एक बार ये आ गया, और एक, सॉरी एक बार तो ये आ रहा है सनी के केस में, और एक बार यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 2 बार यस आ रहा है एंड 3 बार नो आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सनी के केस में कैसे आ रहा है भाई, 2 बार तो यस आ रहा है और 3 बार नो आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली आप चेक करो ओवरकास्ट के केस में। ओवरकास्ट में देख लेते हैं, एक बार ये हो गया, ठीक है, एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया, 3 4। ठीक है, 4 बार आ रहा है। नो कितनी बार आ रहा है, आई थिंक नो तो एक बार भी नहीं आ रहा है। ठीक है, नो एक बार भी नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 4 बार यस आ रहा है, 0 बार नो आ रहा है। एक बार भी नहीं आ रहा मतलब 0 बार आ रहा है राइट। सिमिलरली हम रेनी में चेक कर लेते हैं। सो रेनी में क्या आ रहा है, ठीक है, एक बार यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ठीक है, और एक बार यहाँ आ रहा है, यहाँ तो नो आ रहा है। ठीक है, यहाँ आ रहा है, तो 3 बार यस आ रहा है और 2 बार नो आ रहा है, बिल्कुल सही। 3 बार यस और 2 बार नो। ठीक, अब देखो क्लियर, देख रहे हो ना मैं कैसे मैंने डिसीजन ट्री बनाया। ठीक है, फर्दर इसको मैंने स्प्लिट किया 3 पार्ट्स में, क्योंकि यहाँ पे 3 क्लास 30 की ओवर आउटलुक की राइट। अब फिर उसके बाद मैंने क्या कर रहा हूँ, जो मेरा आउटपुट फीचर था राइट, उसके बेस पे जो जो वैल्यूज आ रही है राइट, उस हिसाब से मैंने वैल्यूज लिख दी। क्योंकि मेरे को मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ उसका पीओटी लेवल। ठीक है, मैं यहाँ पे उसका चेक कर रहा हूँ पीओटी लेवल। पीओटी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पीओटी लेवल से ही मैं बता पाऊंगा कि फर्दर स्प्लिट मेरे को कौन सी करनी है, नोड तीनों नोड में से मेरे को सनी करनी है, ओवरकास्ट करनी है, रेनी करनी है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ ओवरकास्ट वाली में। देखो जब भी आपके पास, देख रहा हूँ 4 यस है और एक बार भी नो नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स ये पता कैसे होगा, ये स्प्लिट कैसा है, प्योर स्प्लिट। ये कैसा है आपके पास, प्योर स्प्लिट। यहाँ पे आपको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। जहाँ भी आपको प्योर स्प्लिट मिल जाए ना, वहाँ आपको फर्दर स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे यस आ रहा है, यहाँ पे नो एक बार भी नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, अब आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, प्योर स्प्लिट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हर बार यस आ रहा है, यहाँ पे नो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्योर स्प्लिट। और जब भी आपको प्योर स्प्लिट मिल जाएगा ना, उसको वहां पे मैंने भी ऊपर भी एक बात बताई थी आपको, वहां पे मिल जाएगा आपको लीफ नोड, यानी कि लीफ नोड अगर आपको मिल गया तो आपको फर्दर स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। ये मतलब होता है लीफ नोड का। ठीक है, क्लियर, ठीक है, ये समझ आ गया। तो हम आगे देखते हैं सनी और रेनी। बट ये तो मेरे को पता है ना राइट, बट कि भाई ये लीफ नोड यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एसकेलन से लाइब्रेरी से करेंगे तो आपको मैं अभी फर्दर भी बताऊंगा कि कैसे इसको हम पीओटी लेवल, इसकी 2 टेक्निक होती हैं। ठीक है, बट मेन आपको समझ आ गया होगा कि अगर जहाँ पे पीओटी लेवल यानी कि वो प्योर स्प्लिट होता है, तो फर्दर आपको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको मिल जाएगा लीफ नोड और वही आपकी फाइनल आउटपुट होती है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें अभी इसकी समरी बताऊं, यानी कि ओवरऑल एक प्रिडिक्ट करूं, तो आउट ओवरकास्ट सबसे बढ़िया बेसिक वेदर होगा जहाँ पे मैच हो सकता है। ठीक है, अब फर्दर हम देखते हैं सनी और रेनी को। अब देखो यहाँ पे 2 यस है 3 नो है, 2 यस है 3 नो है, तो ये स्प्लिट कैसा होगा, प्योर स्प्लिट होगा या इम्प्योर स्प्लिट होगा। तो बेसिकली एक इम्प्योर स्प्लिट होगा। क्यों, आप देख रहे हो यहाँ पे 2 बार तो यस है और 3 बार नो है। अगर यहाँ पे 3 बार यस होता, 0 बार नो होता, ठीक है, या फिर इसका वाइस वर्सा होता, तब ये प्योर स्प्लिट होता। तो ये इस समय क्या है, इम्प्योर स्प्लिट।
ठीक है। और ये वाला भी कैसे होगा, इम्प्योर स्प्लिट, 3 बार यस है, ठीक है, इम्प्योर स्प्लिट। तो यानी कि अब जब भी कभी आपको इम्प्योर स्प्लिट मिलता है ना, तो फर्दर आपको उसको स्प्लिट करना होता है, याद रखना। तो इसको भी स्प्लिट करोगे आप, ये भी स्प्लिट होगा। हमें तब तक स्प्लिट करना है जब तक हमें प्योर स्प्लिट नहीं मिल जाता, राइट। जैसे ओवरकास्ट के केस में तो मेरे को प्योर स्प्लिट मिल गया भाई, वहां पे तो नो आ ही नहीं रहा था, वहां पे तो ये सारा मीन्स वो प्योर स्प्लिट है। लेकिन सनी और लेनी के केस में ऐसा नहीं था, ठीक है। तो अब आता है, आपने पीओटी चेक कर लिया, लेकिन इनकी पीओटी को यहाँ तो सिर्फ मैं देख के बता रहा हूँ डेटा, राइट। बट यहाँ तो आप देख पा रहे हो कितना ही कम डेटा सेट था, राइट। ऐसा नहीं होगा आपके पास इतनी सिर्फ डेटा सेट, इतनी वैल्यूज होगी, राइट। वहाँ पे तो आपके मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, राइट। उसमें आप कैसे हर एक को चेक नहीं करोगे भाई यहाँ पे यस कितनी बार है, नो कितनी बार है, राइट। तो इसके लिए हमारे पास ना होती है 2 टेक्निक, ठीक है, प्योर स्प्लिट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो पीओटी चेक में आप बेसिकली 2 चीजें चेक करते हो, कि वो प्योर स्प्लिट है या इम्प्योर स्प्लिट है, ठीक है। आप प्योर इम्प्योर देखते हो, ठीक है। अब प्योर स्प्लिट को चेक करने के लिए फर्दर 2 टेक्निक होती है। अब देखो ध्यान से देखना, पहली टेक्निक का नाम है एंट्रोपी, ठीक है। दूसरी टेक्निक का नाम है गिनी गिनी एंट्रोपी, सॉरी गिनी इम्प्योरिटी, गिनी इम्प्योरिटी, इसको हम बोलते हैं मेजर ऑफ प्योरिटी। किस तरह आप मेजर करोगे प्योरिटी, प्योरिटी को किस तरह मेजर करोगे उसको बोलते हैं हम, यहाँ पे 2 टेक्निक है, एंट्रोपी और गिनी इम्प्योरिटी, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अभी मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब कुछ आइडिया तो आपको समझ आ रहा होगा, राइट, कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कि आप देख रहे हो ना, मैंने डिसीजन ट्री को कैसे स्प्लिट किया। जब मेरे को प्योर स्प्लिट मिल गया तो मैंने उसको फिर फर्दर स्प्लिट नहीं किया, लेकिन जो इम्प्योर स्प्लिट था मैं फर्दर उसको स्प्लिट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेजर पीओटी को मेजर कैसे करते हैं, 2 टेक्निक से करते हैं। फर्स्ट टेक्निक होती है हमारे पास एंट्रोपी, दूसरी होती है हमारे पास गिनी इम्प्योरिटी। क्लियर है। एक बार मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ यहाँ पे पीओटी चेक की, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी हमारे पास पीओटी चेक की। तो डिसीजन ट्री स्प्लिट नोट बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी, बिल्कुल सही। देखो वही वही बता रहे हैं यहाँ पे, कि प्योरिटी के कंसेप्ट पे आप डिसीजन ट्री को स्प्लिट करते हो। A node is considered pure if all the data belongs to the same class। आप नोड को कंसिडर करोगे प्योर जब उसका डेट बिलोंग करेगा सेम क्लास से, ठीक है। जैसे मेरे केस में 4 बार यस आ गया था, 0 1 नो आ गया था, राइट। एंड और है सिमिलर वैल्यूज, या फिर उसकी सिमिलर वैल्यूज हो जाएगी, ठीक है। यानी कि इन दोनों की जब सिमिलर वैल्यूज हो जाएगी, क्लियर है। तो अब देखो, अब मैं आपको बता रहा था, सबसे पहले हम देखते हैं एंट्रोपी के बारे में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंट्रोपी, एंट्रोपी वर्सेस गिनी इम्प्योरिटी। इसको ध्यान से समझना क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत ज्यादा यूज भी करेंगे, ठीक है। क्लियर है। सो एंट्रोपी वर्सेस गिनी इम्प्योरिटी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एंट्रोपी का क्या मतलब होता है, ठीक है। एंट्रोपी का क्या मीनिंग है। सो बेसिकली आपको पता चल गया ना, एंट्रोपी बेसिकली हम इसमें चेक करते हैं उसका पीओटी लेवल क्या है, मतलब पीओटी क्या है, मतलब ये मैंने बताया ना मेजर ऑफ पीओटी, ठीक है। आइदर एंट्रोपी से कर सकते हैं या गिनी इम्प्योरिटी से, ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी इसका क्या मतलब होता है, बेसिकली इट मेजर्स द इम्प्योरिटी और अनसर्टेनिटी बोल सकते हैं हम, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं अनसर्टेनिटी इन अ डेटा सेट, ठीक है। ये भी हम बोल सकते हैं।
अब लेकिन मेन तो इसका ना मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वही मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जिसकी हेल्प से हम वो कैलकुलेट करेंगे कि ठीक है, क्लियर। अब देखो मेन मैं इसका फॉर्मूला बताता हूँ आपको, इसका फॉर्मूला मेन है, तो देखो ध्यान से एक बार, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा इसका फॉर्मूला याद करना, बट एक बार देख लो तो आपको समझ आ जाएगा। एच ऑफ एस से डिनोट करते हैं, एंट्रोपी को किससे डिनोट करते हैं, एच ऑफ एस से, क्लियर। इसका फॉर्मूला होता है माइनस प्रोबेबिलिटी प्लस लॉग बेस, सॉरी इसको ना सही कर लेते हैं यार, log base 2, log base 2 probability plus माइनस probability माइनस log base 2 probability माइनस, ठीक है। तो ये इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको डिनोट करते हैं एच ऑफ एस से। सबसे पहले बेसिकली हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे पॉजिटिव कैटेगरी की, पी प्लस आप देख रहे हो ना, इसका क्या मतलब है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव कैटेगरी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डोंट वरी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव कैटेगरी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव कैटेगरी और पी नेगेटिव क्या होगा, पी माइनस यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव कैटेगरी। अब ये समझो यस और नो, यस मीन्स पॉजिटिव, नो मीन्स नेगेटिव, इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो एंट्रोपी का सिंपल सा मीनिंग होता है जब भी हमारे डेटा सेट में जो अनसर्टेनिटी के बारे में बताता है या फिर जो मेजर ऑफ इम्प्योरिटी, ठीक है, और प्योरिटी कैसे चेक करते हैं हम, आइदर एंट्रोपी से और या फिर गिनी इम्प्योरिटी से, क्लियर है। अभी मेजर ऑफ प्योरिटी नहीं, मेजर ऑफ इम्प्योरिटी आएगा, मैं वही बार बार इसको बोल रहा हूँ ना, ठीक है, क्लियर, ओके। अब मैं आपको बताता हूँ मेन जो इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे फर्दर वाले एग्जाम, ऊपर वाले एग्जाम्पल देखो, एक काम करते हैं हम नए एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, तब ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो देखो लेट सपोज मेरे पे फीचर है यहाँ पे F1, इसको सही कर लेते हैं एक बार, मेरे पे फीचर है यहाँ पे F1, ठीक है, जिसका ठीक है आप देख रहे हो, जिसमें वैल्यूज क्या है, जैसे लेट सपोज मैंने ले लिया 6 टाइम्स तो यस है और 3 टाइम्स है नो, तो बेसिकली ये कैसा है, इम्प्योरिटी वाला है, इम्प्योर स्प्लिट है। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ बेसिकली एंट्रोपी से, तो फर्दर मैं इसको स्प्लिट करूंगा दो पार्ट में, एक होगा यहाँ पे इस तरह से, एक होगा इस तरह से, राइट, इसके यानी कि चाइल्ड 1 चाइल्ड 2, मैंने कहा लेट सपोज यहाँ पे मिलता है आपको 3 बार तो यस और 3 बार ही नो, यहाँ मिलता है 3 बार यस क्योंकि 6 था ना टोटल, तो 3 और 3 6, ठीक है, यस, ओके। यहाँ पे है 0 बार नोस, क्योंकि तभी स्प्लिट कर पाओगे, राइट, 6 टाइम का, तो 3 बार यहाँ पे यस मिलता है, 3 बार नो मिलता है, यानी कि ये मेरा कैसा हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा प्योर स्प्लिट। अब आप पता लगेगा होगा आपको, राइट, ये कैसा हो गया, प्योर स्प्लिट हो जाएगा, सही कर लेते हैं इसको, ये कैसा हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा प्योर स्प्लिट, और यानी कि ये मेरे को मिल जाएगी लीफ नोट, यानी कि मेरे को इसको फर्दर स्प्लिट नहीं करना है, ठीक है। अब देखो ये वाला कैसा होगा, ये होगा इम्प्योर स्प्लिट, ये कैसा होगा इम्प्योर स्प्लिट, यानी कि इसको फर्दर मेरे को स्प्लिट करना होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बेसिकली, और मैं ये भी बता देता हूँ आपको ना, देखो कि ये मेरे को पता है मेरे को स्प्लिट करना है, प्योर मिल गया, ठीक है, लेकिन इसको मैं आपको बताऊंगा एंट्रोपी से, ठीक है, देखो वही आप देखो, तो
एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता था, सबसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एच ऑफ S1, एस की जगह मैं लिखूंगा C1, क्योंकि मैं यहाँ पे C1 चाइल्ड का निकाल रहा हूँ, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, माइनस के प्रोबेबिलिटी प्लस log बेस 2, ठीक है, प्रोबेबिलिटी प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी माइनस log बेस 2 प्रोबेबिलिटी माइनस, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखना, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस, अगर आप C1 में देखो तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी भाई, टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम, राइट। यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 6, और फेवरेबल यानी कि यस, यस क्या मेरी पॉजिटिव क्लास, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे 3/6, बट यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि माइनस यूज कर रहे हैं, log बेस 2, ठीक है। ये भी कितना आ जाएगा 3/6 माइनस प्रोबेबिलिटी नेगेटिव, नेगेटिव की क्या प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, यानी कि जीरो, आप देख पा रहे होंगे। तो जीरो तो एक, यहाँ पे जीरो जो है, सॉरी सॉरी, नेगेटिव यानी कि जो C1 में देखो अभी आप, यानी कि जो नेगेटिव है वो भी 3 बार आ रहा है, राइट। तो ये भी कितना हो जाएगा 3/6, 3/6 हो जाएगा, लो बेस 2, सही कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये हो जाएगा लो बेस 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव कितनी है 3/6, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा, माइनस के 1/2 लो बेस 2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 log बेस 2, ये कितना जाएगा 1/2। इसको फर्दर आप सोल्व करोगे ना, तो इसकी वैल्यू आएगी सोल्व करके 1, और 1 पे आपको मिलता है इम्प्योर स्प्लिट, एंड दैट्स वाई मैंने इसको फर्दर स्प्लिट करूंगा, ठीक है। तो ये देखो, अगर 1 आता है तो इम्प्योर स्प्लिट होगा, अगर 0 आता है तो प्योर स्प्लिट होगा। अब मैं आपको ये भी प्रूफ भी करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे 0 कैसे आएगा, ठीक है। ये तो आपने देख लिया 1, दैट्स वाई मैंने इसको फर्दर स्प्लिट किया, ये इम्प्योर स्प्लिट था, ठीक है। अब हम लेते हैं सिमिलरली यहाँ पे हमारी सेकंड चाइल्ड वाला, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो चाइल्ड वाले में सेकंड वाले देख लो, तो यस कितनी बार है 3 बार है, तो 3/6 मीन्स 1/2 हो जाएगा, यानी कि -1/2 लो बेस 2, चलो मैं एक बार पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। सो ये कितना आएगा वहां पे -3/6, सॉरी 3/3, क्योंकि यहाँ पे तो टोटल 3 है ना, क्योंकि तीनों तीन 6 थे वो, ठीक है। यहाँ पे 3, जीरो तो एक ही बार भी है, ठीक है। तो 3/3 log बेस 2, ठीक है, इंटू पी पॉजिटिव, ये कितना आएगा मेरे पे 3/3, करेक्ट, माइनस नेगेटिव कितनी है, यानी कि वो तो 0/3 आ जाएगा। भाई ये तो कैलकुलेट करके कोई फायदा नहीं है, तो जीरो ही आएगा, क्योंकि 0/3, ठीक है। तो देख रहे होंगे आप यहाँ से कितना मिल जाएगा मेरे को, ये आएगा -1, यानी कि माइनस के log 2, मतलब इसको फर्दर करोगे तो अब इसको आएगा 0, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके आएगा 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 आ जाएगा, क्लियर। तो इसको सोल्व करके आएगा 0, और इसको हम बोलेंगे प्योर स्प्लिट, ठीक है। मतलब इस तरह से कैलकुलेट होता है, इस तरह से ही स्केलियन के अंदर भी यूज होता है इंटरनली। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि चीजें काम कैसे करती है, राइट। अब देखो यहाँ पे 0 आया ना, तभी मैंने इसको फर्दर स्प्लिट नहीं किया, ये प्योर स्प्लिट है, ठीक है। और इम्प्योर यहाँ पे 1 आया था, इसलिए मैंने इसको इम्प्योर स्प्लिट बोला, ठीक है। तो आपको इस समझ आ गया होगा कि भाई एंट्रोपी केस में इम्प्योर में होता है 1, अगर एंट्रोपी की वैल्यू अगर 0 है तो वो होगा प्योर स्प्लिट, ठीक है। वो मैं आपको प्रूव भी करके दिखा दिया। तो अगर इसको हम ग्राफ वाइज प्लॉट करें, सही कर लेते हैं इसको एक बार, देख रहे हो ना कि प्योरिटी लेवल हम कैसे चेक कर रहे हैं। तो गिनी से और गिनी एंट्रोपी, गिनी इम्प्योरिटी से और एंट्रोपी से बेसिकली मेजर करते हैं इम्प्योरिटी, ठीक है।
अगर मैं इसको प्लॉट करके दिखाऊं एक बार आपको, तो यानी कि भाई यहाँ पे तो मिलेगा मेरे को 1, अगर इम्प्योर स्प्लिट है। प्योर स्प्लिट पे मिलता है मेरे को 0, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, और इस तरह से भी बोल सकते हैं, यहाँ पे मिलेगा 1, राइट। तो अगर इसका एक मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट क्या होगा कि 0.5। ठीक है, तो इसका कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और मेरे को कहीं इस पॉइंट पे जो होगा ना, यानी कि ये जो पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट बताएगा बेसिकली। और ये बेसिकली एंट्रोपी के बारे में है, ये एंट्रोपी का हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, एंट्रोपी। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी, नेगेटिव। आपको ये भी समझ आओगे कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल रहा है पॉजिटिव कैटेगरी की और नेगेटिव कैटेगरी। जैसे यस को मैंने बोल दिया पॉजिटिव और उसको बोल दिया नेगेटिव। ठीक है, ओके। अगर आपको ये समझ आ गया तो अब आपको मैं बताता हूँ गिनी इम्प्योरिटी के बारे में। दोनों ही इम्प्योरिटी को ही चेक कर रहे हैं, क्योंकि इम्प्योरिटी से आप चेक करोगे ना फर्दर स्प्लिट करना है नहीं करना है। ठीक है, पहला प्योरिटी लेवल निकालते हो उसका, राइट। अगर इम्प्योर होगा तो आप उसको स्प्लिट करोगे। ठीक है, अगर प्योर होगा तो उसको फर्दर स्प्लिट नहीं करोगे। और उसके लिए दो टेक्निक है हमारे पास, गिनी एंट्रोप सॉरी गिनी इम्प्योरिटी और एंट्रोपी। एंट्रोपी के बारे में आपने देख लिया, अब मैं आपको बताता हूँ गिनी इम्प्योरिटी के बारे में। गिनी इम्प्योरिटी के बारे में, ठीक है। तो इसके भी पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। ठीक है, चलो मैं डायरेक्टली इसमें आपको इसका फॉर्मूला ही बताता हूँ। ठीक है, देखो उसका फॉर्मूला जो होता है ना कुछ इस तरीके से होता है। जी आई से इसे डिनोट करते हैं, गिनी इम्प्योरिटी 1 - के समीशन आई इक्वल टू 1 n, और जो भी प्रोबेबिलिटी आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है जी ऑफ आई, यानी कि 1 - समीशन आई इज इक्वल टू 1 n पी का होल स्क्वायर, इस तरह से बोल सकते हो। बेसिकली ये जो मैंने प्रॉब्लम है ना, सब एक ऐसी प्रॉब्लम थी हमारी बाइनरी क्लासिफिकेशन, ये भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी कैसी प्रॉब्लम सोल्व कर रहे थे, बाइनरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं कि इम्प्योरिटी के बारे में देखते हैं, किन्हीं इम्प्योरिटी के बारे में। तो फॉर्मूला आपने इसका देख लिया, राइट। ठीक है, तो वही सेम एग्जांपल ले लेता हूँ मैं जो मैंने ऊपर लिया था, राइट। जहाँ पे मैंने क्या किया था बेसिकली, मैं एक फीचर ले रहा हूँ यहाँ पे F1 बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे इस तरह से इसको स्प्लिट कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसका C1 चाइल्ड था, ये इसका C2 था। यहाँ पे 3 यस मिलते हैं और 3 नो ही मिलते हैं। ठीक है, और 3 यस मिलते हैं और 0 बार नो मिलता है, राइट। तो एक चीज ना मैं आपको ऊपर बता ही देता हूँ, मैं शायद मैं वहाँ पे मैंने गलत लिख दिया पीओटी। ये टेक्निक्स है ना, ये पीओटी के अंदर ही होती है। पे मैंने पहले सही लिखा था फिर मैंने गलत कर दिया। ठीक है, ये मेजर पीओटी को ही बोलते हैं। बार बार मेरा ध्यान इस पे जा रहा था कि ठीक है, क्योंकि प्योर यहाँ से हम पीओटी तो चेक करते हैं, राइट। ये एंट्रोपी और गिनी इम्प्योरिटी। ओके, सो तो I think थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ओके, मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ। तो मैं सेम ही एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, राइट। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा गिनी इम्प्योरिटी से। तो दो टेक्निक दे देख रहे हो ना, एंट्रोपी से आपको समझ आ गया, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ गिनी इम्प्योरिटी से। सो लेट्स सॉल्व करते हैं इसको गिनी इम्प्योरिटी से। जीआईसी से डोनोट करेंगे तो देखो उसका फॉर्मूला होता है 1 - समीशन
आई इज इक्वल टू 1n प्रोबेबिलिटी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1 माइनस समीशन मतलब, अब प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पॉजिटिव क्लास की भी होती है, नेगेटिव क्लास की भी होती है, राइट। सो इस तरह से लिख लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव क्लास का यानी कि होल स्क्वायर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव क्लास का होल स्क्वायर। 1 माइनस पॉजिटिव क्लास की क्या होगी 3/6, बिल्कुल सही। नेगेटिव क्लास की क्या होगी, नेगेटिव क्लास की भी होगी 3/6, क्योंकि देखो 3 3 बार है। ठीक है, 3 बार ऐसे 3 बार 9, तो ये कितना हो जाएगा 3 बाय यानी कि 1/2 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4 प्लस 1/4 कितना आएगा, यानी कि 1/2 आ जाएगा। 1/2 में से 1 माइनस करें तो मीन्स 1/2 ही बचेगा, यानी कि 0.5। तो ये हो जाएगी मेरी इम्प्योर स्प्लिट। ठीक है, ये मेरे को बता देगा भाई। अच्छा, तो चाइल्ड 1 को ये हो गया इसका इम्प्योर स्प्लिट। ये मैंने निकाला किसका, ये निकाला मैंने गिनी इम्प्योरिटी C1 का, राइट। तो गिनी इम्प्योरिटी के केस में इम्प्योर स्प्लिट की वैल्यू होती है 0.5, लेकिन एंट्रोपी में आती है 1। फर्दर इसको फिर से इस वाली के भी कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे C2 का निकाल लेते हैं, राइट। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1 माइनस के, भाई ये हो जाएगा 3/6, सॉरी 3/3 का 3/3 मीन्स 1 प्लस नेगेटिव की तो 0 ही है, तो कोई फायदा नहीं है कैलकुलेट करके, राइट। तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, तो 0 पे मिलता है आपको प्योर स्प्लिट, इसलिए हम इसको फर्दर स्प्लिट नहीं करेंगे। ये मिल जाएगा हमारा लीफ नोड। क्लियर है, तो इस तरह से चीजें काम करती है, ये मैंने आपको बता दिया। विद द हेल्प ऑफ गिनी एंट्रोपी, मैं बार बार गिनी एंट्रोपी बोल रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ गिनी इम्प्योरिटी एंड एंट्रोपी। क्लियर। और ये भी आपने सीखा कि भाई गिनी इम्प्योरिटी के केस में इम्प्योरिटी जो ले 0.5 पे हमें मिलता है, यानी कि 0.5 पे हमें मिलता है इम्प्योर, इस पॉइंट पे इसको बोलते हैं हम गिनी इम्प्योरिटी, और वहां में मिलता है बेसिकली 1 के केस में, यानी कि इस वाले पॉइंट। क्लियर। तो दोनों टेक्निक से आपने सीख लिया कि जो प्योरिटी होती है, ठीक है, डिसीजन ट्री बनाते समय वो हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। वो कैलकुलेट करते हैं हम दो टेक्निक से। पहली होती है हमारी गिनी इम्प्योरिटी, जो बेसिकली मेजर करता है इम्प्योरिटी को, जो बताता है हमें कि कहाँ पे हमारा जो डेटा सेट है वो अनसर्टेनिटी के बारे में बता रहा है। बहुत सिंपल उसका फॉर्मूला था, जहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव लेके और लॉग निकालते हैं उनका। ठीक है, अगर उसमें 0 आती है इट मीन्स जो प्योर स्प्लिट है। ठीक है, अगर एक चाइल्ड की 1 आती है तो वो इम्प्योर स्प्लिट है। इम्प्योर स्प्लिट में हम फर्दर स्प्लिट करेंगे, लेकिन प्योर स्प्लिट में हमें लीफ नोड मिल जाएगी, यानी कि वही हमारी फाइनल आउटपुट प्रेडिक्ट वैल्यू बताएगा। क्लियर। गिनी एंट्रोपी में फॉर्मूला होता है 1 माइनस समीशन आई इज इक्वल टू 1 एंड पी का होल स्क्वायर, यानी कि पॉजिटिव क्लास, सॉरी पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव क्लास माइनस समीशन लेंगे पॉजिटिव क्लास का और नेगेटिव क्लास का, समीशन कर देंगे उनको, फिर 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, होल स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो कितना ईजी है, राइट। क्लियर है। क्लियर। अच्छा, एक चीज आपके माइंड में और आ रही होगी, भाई ये तो आपने एंट्रोपी बता दिया बाइनरी क्लास के केस में, अगर मान के चलो मल्टी क्लास हो तब। बहुत सिंपल है, जितनी भी चाइल्ड क्लास होंगे ना, बस उसी हिसाब से फॉर्मूला बन जाएगा। पहले नेगेटिव, ठीक है, मतलब जितनी भी, जैसे वहां तो पॉजिटिव नेगेटिव ले रहे थे, राइट। तो वहां पे अब सिमिलरली जितने भी चाइल्ड होंगे जैसे, ठीक है, उसके हिसाब से फॉर्मूला लगा दोगे। अब C1 है, जैसे 3 चाइल्ड है तो C1 C2 C3 के लिए हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे C1 क्लास की, log इंटू P1। ठीक है, C1 सॉरी, फिर माइनस करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी C2 की। मैं एक बार लिख देता हूँ फॉर्मूला, कि आपको कंफ्यूजन नहीं ना हो। नहीं, लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ ना। ठीक है, अगर मल्टी क्लास केस में कैसे यूज करोगे, अरे वैसे मल्टी क्लास की तो इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन चलो फिर भी बता देता हूँ, तो सही कर लेते हैं एक बार। कि यार ये बड़ी मल्टी क्लास, ठीक है, देखो मल्टी क्लास के केस में कैसे लिखोगे आप। 3 क्लासेस होती हैं वहाँ पे, सपोज 3 स्प्लिट कर रहे हो आप। ठीक है, तो उस केस में कैसे होगी, माइनस P C1 ले लेते हैं, तो log प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 माइनस
प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 log प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 माइनस PC3 log प्रोबेबिलिटी ऑफ C3। इस तरह से हो जाएगी। मतलब मेन तो आप सेकंड दो ही वाला समझ लो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो सिर्फ मैंने आपको बता दिया कि हाँ इस तरह से कैलकुलेट होती है, बट आपको मेंस बाइनरी क्लास वाला समझ आ गया होगा। क्लियर है? ठीक है, अब मैं आता हूँ वो सेकंड वाले एक मेरे फर्स्ट क्वेश्चन पे जो मैंने आपको पहले बताया था, लाइक व्हाई आई हैव सेलेक्टेड फॉर दिस व्हेन आई टेकिंग दिस एग्जांपल ना, लाइक व्हाई आई चूज दिस वन आउटलुक। तो ये फीचर कैसे सिलेक्ट करते हैं? तो फीचर सिलेक्ट होते हैं एक टेक्निक से जिसका नाम है इंफॉर्मेशन गेन। ठीक है, तो वही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। राइट, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन गेन ये वो टेक्निक है। ठीक है, कि हमें कौन सा फीचर लेना है जिसको हमें स्प्लिट करना है डिसीजन ट्री में। ठीक है, उसकी मैं एक डेफिनेशन लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखो, इंफॉर्मेशन गेन मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट इन अ क्लासिफाइंग ट्रेनिंग डेटा सेट। इट इज कैलकुलेटेड बाय द कंपेयरिंग द एंट्रोपी बिफोर आफ्टर स्प्लिटिंग द डेटा सेट बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि जब हम डेटा सेट को स्प्लिट करते हैं, राइट, ये तो आपने देख लिया कि जो एंट्रोपी और गिनी प्योरिटी के बारे में आपने सब पढ़ लिया, राइट। बट मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगा कि इस टेक्निक से आप जो इंफॉर्मेशन गेन वाली टेक्निक है कि इसकी हेल्प से ही हम उस फीचर को सेलेक्ट करते हैं और फर्दर उस फीचर को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। ठीक है, वही आप देख रहे होंगे यहाँ पे। एंड बेसिकली इट मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट इन क्लासिफाइड ट्रेनिंग डेटा सेट। ठीक है, ये तो एक बेसिक सी डेफिनेशन होगी। मेन मैं आपको उसका यूज केस बताता हूँ जो हम यूज करेंगे काफी ज्यादा इसको। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले ना इसका फॉर्मूला आप देख लो। थोड़ा सा अलग सा फॉर्मूला होगा उसका। तो देखो, सो गेन निकालते हैं इसमें, इंफॉर्मेशन गेन निकालते हैं किसका, एस और एफ वन, यानी कि लेट्स सपोज एफ वन वो फीचर हो गया, एस वो एंट्रोपी हो गया, राइट। तो आपको चाहिए एंट्रोपी ऑफ एस, समीशन करेंगे किसका, वेयर वी बिलोंग्स टू वैल्यू, यानी कि यहाँ पे एक वी होगा जो बिलोंग करेगा वैल्यू से। यहाँ पे मॉडुलस निकालेंगे किसका, एस ओ वी का अपॉन एस, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको एच एस ओ वी से। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है, आई नो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, जो एंट्रोपी होता है ना, ये तो एच ऑफ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेयर, तब आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। देखो एच ऑफ एस क्या है, बेसिकली एच ऑफ एस यहाँ पे बता रहा है आपका एंट्रोपी, और एंट्रोपी तो आप जानते हो क्या होती है, राइट। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे एफ क्या होगा, लेट सपोज एफ वो एक फीचर हो जाएगा जो हमें ले रहे हैं। भाई एफ वन फीचर हो गया, लेट सपोज आपका एफ वन है, एफ टू है, एफ थ्री। तो पहले आप एफ वन के लिए कैलकुलेट करोगे, फिर आप एफ टू के लिए कैलकुलेट करोगे, फिर आप एफ थ्री के लिए कैलकुलेट करोगे। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे एफ वन लिख दिया। तो अब करते क्या हो, सबसे पहले आप एंट्रोपी में से माइनस करते हो समीशन किसका, एक वेरिएबल ले लेंगे यहाँ पे, उसका मॉडुलस निकालोगे आप एंट्रोपी का। ठीक है, फर्दर उसको जो भी वेरिएबल आया था, ठीक है, फिर मॉडुलस निकालेंगे हम किसका, एस का, यानी कि जो एंट्रोपी था। मैं एक बार काम करता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, तब आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले को आप थोड़ा सा 1 मिनट के लिए भूल जाओ। ठीक है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, लेट सपोज मेरे पे 3 फीचर हैं, फीचर नंबर 1, फीचर 2, क्योंकि मेरे लिए खुद बड़ा डिफिकल्ट है इस फॉर्मूले को थोड़ा सा याद करना। ठीक, बट एज सच आपको इसको बाय हार्ट नहीं करना, ये सब समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो लेट सपोज मेरे पे 3 फीचर हैं, और फर्दर मैं पहले ना ये वाला फीचर ले रहा हूँ, एफ वन वाला फीचर ले रहा हूँ। मैं कहूँगा कि मैं पहले एफ वन फीचर ले रहा हूँ। ठीक है, अभी चीजें इंटरनली काम कैसे करती है एसक्यूएल के अंदर, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? तो लेट सपोज मेरे पे ठीक है, वही वाला ले लेते हैं। यहाँ पे लेट सपोज एफ वन फीचर ले रहा हूँ। ओके, इसको सही कर लेते हैं एक बार। देखो,
अब मैंने कहा इसकी जो वैल्यू थी, लेट्स सपोज मैंने कहा यहाँ पे 9 बार तो यस था और 5 बार नो था, ठीक है, क्लियर। और इसको हमने फर्दर स्प्लिट किया तो यानी कि 6 बार यस आया और 2 बार यहाँ पे नोज है, ठीक है। और इसमें देखें तो 3 बार यस है और क्योंकि नो है तो 6 3, हाँ, अब ये 3 बार नो हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, क्लियर। सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें क्या चीज, सबसे पहले हम निकालेंगे HF यानी कि एंट्रोपी निकालेंगे, एंट्रोपी, क्लियर है। एंट्रोपी का क्या फॉर्मूला होता है, सेम, माइनस पॉजिटिव क्लास log base 2 माइन इंटू पॉजिटिव माइनस के नेगेटिव क्लास log base 2 नेगेटिव क्लास, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव क्लास, ठीक है, ये कैटेगरी बोल सकते हो। सो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा फर्दर 9/14, क्योंकि 9 बार दे रखा है, log base 2, और ये कितना हो जाएगा 9/14 माइनस ये हो जाएगा 5/14, ठीक है। और सॉरी 9/14 log base 2, ये भी हो जाएगा 5/14। इसको सोल्व करोगे ना तो इसको सोल्व करके आएगा 0.94, अप्रोक्स आएगा 0.94, ठीक है, ये वैल्यू आएगी 0.94। सही कर लेता हूँ एक बार, क्लियर। अब ये तो आपने निकाली किसकी, पेरेंट वाले की निकाली भाई आपने, ये पेरेंट वाले की निकाली है, क्लियर है। अब सिमिलरली आप निकालोगे किसकी, इसकी चाइल्ड वाले की एंट्रोपी, C1 की, C1 की आएगी, लेट्स सपोज सोल्व करके आएगी 0.81। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि अब आपको पता लग गया कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। और ऐसा सच आपको कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 0.81, ओके, इसको सही कर लेते हैं एक बार। इसकी आ जाएगी लेट्स सपोज 0.81 आती है, अप्रोक्स में आएगी, ठीक है, इतनी एग्जैक्ट नहीं आने की मैं बता, ठीक है। लेट्स सपोज C2 की आती है 1, क्योंकि ये तो देख पा रहा हूँ इसकी 1 आ गई एंट्रोपी, तो तीनों एंट्रोपी मैंने निकाल लिया, आप देख रहे होंगे। तो मैं अगर इन्फॉर्मेशन गेन लिखूँ यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन गेन की क्या वैल्यू हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू F1 फीचर, राइट, ये एंट्रोपी हो गया, ये F1 हो गया, राइट। अब देखो फॉर्मूला, सबसे पहले वो बोलता था एंट्रोपी और पेरेंट क्लास की वो आई थी मेरे पास 0.94, बिल्कुल सही, माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर वो बोलता था कि भाई समीशन लेंगे हम किसका, SV/S का, ठीक है, SV/S, ये कैसे मेरे को निकालूंगा, देखो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरे को क्या करना है, उसकी वैल्यू लेनी है, उस पर उसको मल्टीप्लाई करना है एंट्रोपी वाले से, ठीक है, ठीक है। देखो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे वो SV/S, ठीक है, तो S का मतलब तो हो गया टोटल, ठीक है। अब टोटल यहाँ पे कितने हैं, 9 और 5 14 हो गए, राइट। और अगर फर्दर आप इसके चाइल्ड की देखो C1 और C2 के, सो SV यानी कि SV कैसे कैलकुलेट करोगे आप, इसका टोटल कितना हो गया 6 to 8 और इसका टोटल कितना हो गया 6, और इनका जो भी टोटल है यानी 6/14 को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, जो भी इसकी एंट्रोपी की वैल्यू आई, राइट। इस तरह से कैलकुलेट होता है, मैं लिख देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 8, क्योंकि पहले का केस में 6 और 2 थे, राइट, तो 8/14 हो जाएगा इंटू 0.81 प्लस 6/14 आ जाएगा इंटू 1 आ जाएगा। लेट सपोज इसको सोल्व करके आता है फीचर 1 की एंट्रोपी 0.049, ठीक है, ये आती है इस तरह से एंट्रोपी। सिमिलरली आप देखोगे किसके लिए निकालोगे, सिमिलरली आप फिर से आप क्या करोगे, ये मतलब इस तरह से प्रोसेस चलती है, फिर आप F2 के लिए निकालोगे, ये इसका C1 हो जाएगा, ये इसका C2 हो जाएगा, राइट। फिर आप एंट्रोपी, लेट सपोज मैंने कहा एंट्रोपी जो आती है F2 की, लेट सपोज एंट्रोपी आती है F2 की, वो आती है लेट सपोज 0.051। तो क्या होगा, जिसकी इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा होगा ना, हम उसी फीचर को यूज करेंगे स्प्लिट करने के लिए, बस मेन यही है, यही मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि ये सब मैंने आपको एक इंट्यूशन समझा दिया कि ये इस तरह से काम करता है एसक्यूएल के अंदर, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यार सिंपल एसक्यूएल में तो आप सिंपल लिख दोगे आपको सब कुछ निकाल के दे देगा, लेकिन कर कैसे रहा है वो भी तो पता होना चाहिए, राइट। तो जिस, ठीक है,
याद रखना, जिसका इंफॉर्मेशन गेन की वैल्यू ज्यादा होगी ना इज मोर व्हेन वी स्प्लिट। ठीक है, ठीक है, तो हम इसको तब स्प्लिट करेंगे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, इसलिए मैंने वहाँ पे ऐसा मान के यूज कर लिया था, और वो इस तरह से ही यूज होगा वेदर जो मैंने यूज किया था ना आउटलुक वाला। एक क्वेश्चन आपके माइंड में और आ रहा होगा, भाई मेरे को आउटलुक सॉरी एंट्रोपी कब यूज करना है और गिनी पीओटी कब यूज करना है। ठीक है, तो एंट्रोपी आपको यूज करना है, इसको सही कर देते हैं। ठीक है, एंट्रोपी आपको यूज करना है कब, जब आपके पास डेटा सेट कैसा होगा, स्मॉल डेटा सेट होगा। ठीक है, जब डेटा सेट कैसा होगा, स्मॉल होगा। और गिनी पीओटी कब यूज करना है, हम इसको देखेंगे फर्दर एसकेएलएन में भी। गिनी पीओटी यूज करना है जब आपके पास डेटा सेट कैसा होगा, लार्ज होगा। तो यही एक सिंपल सा डिफरेंस होता है। ठीक है, कि कब हमें यूज करना है, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। मैं एक चीज और लिख देता हूँ यहाँ पे, आपके माइंड में कुछ एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि हमें ये वाली एल्गोरिथम कब और कहाँ पे यूज करनी है, तो मैं वो भी पॉइंट्स मैंने लिख देता हूँ, तो सही कर लेते हैं। ठीक है, देखो इसके जो प्रोज है, इजी टू अंडरस्टैंड इंटरप्रेट। ठीक है, आप काफी इजी वे में समझ पा रहे हो, बिल्कुल सही। कैन हैंडल बोथ न्यूमेरिकल एंड कैटेगोरिकल, ये सबसे बड़ी इसकी एडवांटेज है। जो हमने फर्स्ट जब इसको रीड किया था डेफिनेशन, वहां भी हमने देखा था, ये इसका सबसे बड़ी एडवांटेज है। ठीक है, और जब भी हमें एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप मिल जाएगी फीचर्स के बीच में, टारगेट के बीच में, तब हम इसको यूज करेंगे। ये तो उसकी प्रोज और कॉन्स होगी। ठीक है, काफी इजी होती है और दोनों को हैंडल कर लेती है, क्लासिफिकेशन को भी और सॉरी न्यूमेरिकल को भी और कैटेगरी डेटा को भी। लेकिन इसके कॉन्स क्या है, इसका सबसे बड़ा कॉन्स क्या है, ये देखो, प्रोन्स टू बी ओवर फिटिंग। ठीक है, एंड स्पेशली टू डीप ट्री, जैसे जैसे आप फर्दर स्प्लिट करते रहोगे राइट, तो जो ट्री है वो और डीप होता रहेगा, तो वहाँ पे ओवर फिटिंग के चांसेस हो सकते हैं। कैन बी सेंसिटिव स्मॉल वेरिएशन द डेटा, जैसे डेटा में कुछ भी हल्का सा चेंज आएगा ना, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। डिसएडवांटेज, बायस टुवर्ड द फीचर मोर लेवल, हमेशा बायस रहेगी टुवर्ड द फीचर विद मोर लेवल। तो ये इसके बेसिकली बोल सकते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज। ठीक है, जो मैंने आज आपको एक्सप्लेन कर दी, आई थिंक मेन आपको समझ आ गया होगा आज का टॉपिक, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का। ठीक है, सो ये हमारा इंट्यूशन था डिसीजन ट्री के बारे में। कल फर्दर इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर देखेंगे इसका इम्प्लीमेंटेशन एसकेएलएन के साथ। तो चैनल पे अगर आप नहीं बने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अपनी एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।